नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। अलग अलग सक्रियता के मायने खोजे जा रहे हैं कि इतनी सक्रिय 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस क्यों है। क्या दोनों को चिंता है 2023 की? आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जब पहुंचे कटनी, आज भी उमरिया में रहेंगे, तमाम तरह की सौगातें देने वाले हैं। यदि आयुष्मान लाभार्थी है तो उससे मिलकर उसको बताया जा रहा है कि साहब ये आपका कार्ड है और इसका कितना लाभ आपको मिला। क्या ये लाभ मिलने के बाद आप मानते हैं कि ये लाभ किसने पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। तो ऐसी तमाम तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। उमरिया में भी प्रधानमंत्री आवास कार्यक्रम के दौरान जब पहुंचेंगे तो घरों में बल्ब लगाएंगे और नल जल योजना की बात जो सरकार करे, घर घर नल, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाई देगी। जिस घर में नल लगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यानी कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन 12-13 तारीख को कमलनाथ भी एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। वही है कि अभी हाल में एक सलाहकार कमेटी बनाई गई है, राजनीतिक सलाहकार जो सलाह देंगे, मशविरा करेंगे और अपने तरह से बताएंगे कि कहाँ क्या करना है। उसमें दिग्विजय सिंह और तमाम तरह के लीडर्स, सीनियर लीडर शामिल हैं। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को भी काम सौंपा है। यानी दोनों ही दल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना चाहते हैं, लेकिन इस सक्रियता के मायने क्या निकाले जाए, तो चलिए आज इसी को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं बी डी शर्मा का क्या कहना है और कांग्रेस का क्या कहना, सुनिएगा। उस पखवाड़े के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वह आयुष्मान भारत होगा या हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना से लेकर के और भी कई प्रकार के अभियानों में पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम जमीन पर बूथ बूथ पर हर घर तक, हर हितग्राही तक पहुंचने का काम और प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो तंत्र है वो कर रहा है। जो राज्य में सत्ता 15 साल से है, उनको घबराहट किस बात की है? मध्य प्रदेश के विधायकों ने यदि शासन की नीति अच्छी होती और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को ये भय नहीं रहता कि हमारे विधायक जीत के आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है अपने क्षेत्र में कभी उपस्थित नहीं रहे हैं। कोई केंद्रीय योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने क्षेत्र में उन्होंने नहीं करवा पाया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता स्वाभाविक है। और चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता स्वाभाविक है, ऐसा राजीव सिंह कह रहे हैं। और इतनी सक्रियता यदि दिखा रहे हैं, आप घर घर जाके आपको बताना पड़ रहा है, तो जरूरत क्या है इस बात की। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, घर घर पहुंच रहे हैं। उनके बाकी जो लोग हैं, संगठन के लोग, वो भी पहुंच रहे हैं। जहां बैठक के बहाने बात कही जा सकती वो भी दिखाई दे रहा। लेकिन इतनी सक्रियता क्यों? चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। स्वदेश शर्मा जी है कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो से। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप पौराणिक जी है वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत स्वागत है। राजपाल जी, ज्यादा सक्रिय आप दिखाई दे रहे हैं। 18 का डर अभी तक? देखिए, डर की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी पर बेस्ड एक राजनीतिक दल है जिसके जो धुरी है वह है कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय। ये तीन हमारे कार्य पद्धति की धुरी है। हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सतत कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता होता है और कार्यालय से सारी गतिविधियां संचालित होती है। आप देखेंगे कि लंबे समय से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में नियमित रूप से हमारा कैलेंडर रहता है वर्ष भर का। हमारे 6 वार्षिक जी पर्व है जिन पे हम कार्यक्रम करते हैं। चाहे स्थापना दिवस हो, चाहे अभी अम्बेडकर जी की जयंती का दिन आ रहा है वो है, ये हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर में है। फिर हमारे समय समय पे पखवाड़े होते हैं। अभी एक पखवाड़ा चल रहा है जिसको हम सामाजिक न्याय पखवाड़ा कह रहे हैं, जो 7 अप्रैल से शुरू हुआ और 20 अप्रैल तक चलने वाला है। ये केंद्र का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसको तय करा है। मान्यवर हमारे नड्डा जी ने इसे तय करके भेजने का काम किया है, जिसके अंतर्गत हम जो समाज जीवन में हमने राजनीति के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार को नीचे पहुंचाने का काम किया कि सत्ता जब साधन के रूप में हमें मिलेगी तो हम जो आज भी पिछड़ा हुआ है
शोषित है, वंचित है, उसको हाथ पकड़कर मुख्य धारा में लाकर बराबरी में बिठाने का काम करना चाहते हैं। तो उसके निमित्त हमने जो जो किया है वो आप बताने का इसमें दिवस मना इसमें रहे हैं। इसमें जो आप जिक्र कर हमने रहे हैं, सुनो ना राजपाल दिवस जी, मनाने का काम किया है। इसमें आप जो जी। जिक्र कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास के तहत उन घरों में जाना जो पीएम आवास के द्वारा बनाए गए, लोगों को घर मिले, जी। उसमें जाकर बल्ब लगाना, रोशनी देना, ये बताना कि ये रोशनी आपको दिखाई दे रही है, आपकी सरकार यानी मोदी जी का चेहरा। इसमें ये बताना कि आयुष्मान कार्ड आपको मिला है, और ये आयुष्मान कार्ड जी। किसने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। तो क्या जी। मोदी के चेहरे को लेकर भी आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए क्या है कि समाज जीवन में या मनुष्य जीवन में हम देखते हैं कि जो करते हैं अगर वो हम नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग भूल भी जाते हैं। तो हमें लोगों के बीच में जाकर जो हमने किया है वो हम बताने का विनम्रता से प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास इसलिए भी करना चाहिए कि जनता के बीच में वही जा सकता है जो उनके लिए कुछ करता है। अगर हमने कुछ किया है जब तो हम जनता के बीच में जाकर और कह पा रहे हैं। आज हम जो है अलग अलग तरीके से आयुष्मान भारत दिवस, प्रधानमंत्री योजना दिवस, हर घर नल से जल योजना दिवस, पीएम किसान योजना दिवस, ज्योतिबा फुले दिवस, निशुल्क कोविड टीकाकरण दिवस, योजना अन्न गरीब अन्न कल्याण योजना, अंबेडकर जयंती, अनुसूचित जाति कल्याण दिवस, असंगठित श्रमिक दिवस, वित्तीय समावेशी दिवस, सर बाकी छोड़ दिए अगली बार के लिए स्वदेश शर्मा। दिवस, बहुत सारे दिवस दिखाई दे रहे हैं। और स्वदेश शर्मा जी, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि मौका ढूंढ लेती है, मौके के बहाने कार्यकर्ता को रिचार्ज करना, घर घर पहुंचा कर रखना, और जो योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है उसको याद दिला देना कि साहब ये हमारे कारण मिला है। और यही आपके लिए एक चुनौती बन जाता है, चैलेंज बन जाता है। लेकिन आप घर जाकर क्या बता रहे हैं? देखिए, हम यही बता रहे हैं घर घर जाकर के कि आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें तो जिन लोगों को कोरोना हुआ, जिनकी मौतें हुई हैं, उसमें अधिकांश फर्जीवाड़े ज़्यादा हुए हैं। आयुष्मान कार्ड का जिसका इलाज नहीं हुआ उसका भुगतान हो गया, और जिसका इलाज होना है वो इलाज नहीं करा पाया, उसने अपना जेवर बेचा, ज़मीन बेची, फिर भी प्राण नहीं बचा पाया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली, परेशान रहा व्यक्ति। 2.5 लाख लोगों ने अपने प्राण त्यागे। जनता ने ऑक्सीजन दे दिया उनको। सुनिए तो आप पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे? कहिए। देखिए, तो दूसरी बात यह है कि महंगाई चरम पर है। 115-16 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है, गैस बढ़ गई है। कुल मिलाकर के इनके बढ़ने से सारी चीज़ों पर, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, सब पर महंगाई का असर पड़ रहा है। ये अकेला आयुष्मान कार्ड दिखाने से काम चलने वाला नहीं है। लाइन ऑफ ऑर्डर भी आपका इतना बिगड़ा है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ आज निर्वस्त्र होकर के उसको घुमाया जा रहा है। ये सरकार देख रही है तमाशा, क्योंकि एक भाजपा के विधायक के खिलाफ उसने समाचार दिखा दिया था पत्रकार ने। तो ये सारी चीज़ें बताने की है। दलितों को टिप्पण हो तो नेवा भर में 5-5 पूरे परिवार को 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ देना, और फिर उनके कुछ नहीं होना। बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर चुन चुन कर चलाया जाना, मतलब मैं बुलडोजर चलाओ, आप मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बुलडोजर में पूरे परिवार को मत घसीटो, क्योंकि पूरा परिवार असामाजिक तत्व नहीं होता। उससे एक व्यक्ति असामाजिक तत्व, उसको जितनी जो चाहे सजा दो, लेकिन पुलिस न्यायालय न बन जाए, पुलिस जस्टिस न बन जाए। कोशिश ये की जाए कि ये फैसला न्यायालय पर छोड़ दिया जाए, पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करे। अब रहा सवाल, जैसे हमने माफिया मुक्त, देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया है राजपाल जी, मैंने पूरा मौका आपको दिया था एक बार। मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया आपको। फिर दोनों की बात करें, अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की घर चलो, घर घर चलो, जन जागरण अभियान और मंडलम सेक्टर से लेकर जिला अध्यक्षों की बैठकें लगातार हो रही हैं, और हम जमीन पर काम कर रहे हैं। अगर हमने जमीन पर काम नहीं किया होता तो 6,500 लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगाए हैं। तो क्या मुकदमे हमारे घर में बैठे तो हो नहीं गए? हमने सड़क पर काम किया और सड़क पर आवाज उठाते रहेंगे। ये आवाज उठाने का अधिकार हमको संविधान देता है। हम सरकार को कटघरे में लाके खड़ा करते हैं। चलिए सर, आपकी ड्यूटी है, आपको करना भी चाहिए संदीप जी। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव के बहुत पहले से कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है बीजेपी भी, कांग्रेस भी। एक तरफ चिंता ये होगी क्योंकि 2018 में सरकार चली गई थी तो सबक लिया होगा बीजेपी ने। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी यही चिंता होगी कि सरकार तो बना ली पर बचा नहीं पाए। तो ये सक्रियता के मायने क्या थे? देखिए मनोज जी, चुनाव में भले 1.5 साल का समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि अगर हम अभी नहीं संभले तो 2023 का जो रण है वो कठिन हो जाएगा उसको जीतना। स्वाभाविक सी बात है, दोनों राजनीतिक, जो आपने बात कही, जो 2018 का जो अनुभव है दोनों राजनीतिक दलों का, उससे सीख तो ली है, ये दिखने लगा है। अभी बीजेपी तो वैसे भी 24/7 काम करती है, उनके यहाँ फुल टाइमर राजनीति करते हैं लोग, बड़ा वर्ग करता है।
कांग्रेस भी उसी लाइन पर चल पड़ी है। ये सुखद है, कम से कम ये प्रदेश के लिए सुखद है कि अगर कांग्रेस सक्रिय होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, जनता की समस्याएं उठाते हैं और सरकार को घेरते हैं, तो ये जनहित में होगा। लेकिन जहां तक आपने बीजेपी की बात की, जो अभियान चल रहा है मनोज जी, पिछला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसने एक नया वोट बैंक सामने लाया है, वो है लाभार्थी वोट बैंक जी। और बीजेपी इसको जान गई है कि अगर वो लाभार्थी वोट बैंक को बना लेता है तो जाति धर्म से हटके उसके पास एक वोट बैंक होगा। यही कारण है कि चाहे आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना, तमाम योजनाएं जिनसे लोग लाभ ले रहे हैं, बीजेपी उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे सिसोदिया जी कि हम बताना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जनता जल्दी भूल जाती है। अगर उसे मिले लाभ को आप समय समय पर याद दिलाते रहेंगे तो जनता कहीं ना कहीं ये महसूस करेगी कि सरकार ने हमें लाभ दिया, और जब आप उसे बताते हैं तो उसे लगने लगता है कि हम पे एहसान भी किया है। और हमारे यहाँ एक है समाज में भी जिसको ये एहसास हो जाता है कि हम पर किसी ने एहसान किया है, तो फिर वो उसके साथ चल पड़ता है मनोज जी। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि देश में किया नहीं है कुछ, कांग्रेस की भी लंबे समय सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की यही कमी रही है कि वो काम करती रही लेकिन लोगों को बता नहीं पाई, और आज ये हालत है जो सबके सामने है। नहीं, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि जो उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चुनाव हुए तो लाभार्थियों तक वहाँ के लोग पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे और उसका लाभ भी बीजेपी को मिला। यदि ये सब होता है तो निश्चित रूप से फिर जातिगत समीकरण ये सब दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी। बिल्कुल मनोज जी सही है कि जातिगत समीकरण और तमाम जो बंटवारा है समाज का, वो खत्म करने का बीजेपी ने एक नया रास्ता खोजा है, और उसके लिए उसने लाभार्थी। आप एक चीज देखिए मनोज जी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष आपको महीने में मुश्किल से 2-3 दिन भोपाल में नजर आएंगे। पूरे प्रदेश में घूमते हैं वो। एक तरफ कार्यकर्ता को मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो उस वर्ग तक पहुंच रहे हैं जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सरकार तो अपना काम कर रही है, संगठन भी अपना काम कर रहा है। अगर इसी लाइन पर कांग्रेस चल देगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अगर वाकई में सक्रिय हो जाएगी, जैसे स्वदेश जी कह रहे हैं कि हम लोग भी घर घर पहुंच रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 2023 का रण 18 से कम तो नहीं रहेगा। मुझे 18 से कम तो नहीं रहेगा। राजपाल जी, ये जो लाभार्थी जिनका जिक्र संदीप जी भी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आपको ठीक सफलता मिली और सरकार की वापसी हुई। बात यही कही गई कि केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया। क्या इस नब्ज को पकड़ लिया? देखिए, मैं संदीप जी वैसा की बात भी आगे बढ़ाता हूँ। आदरणीय पौराणिक ने जो कहा कि हितग्राहियों का एक अलग समूह है पूरे देश भर में, वो इतना बड़ा समूह है कि उस समूह को हमने, हमारी सरकार ने उनको अर्पित किया। हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर, वो उनका अधिकार था। पर एहसान की इसमें कोई बात नहीं है। हम बड़े विनम्रता पूर्वक जाकर उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आपका था ये आप तक पहुंचने में देरी हुई है क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं थी, पाइपलाइन में लीकेजेस थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी अभी भी अब तो नहीं है ना लीकेज। भेजते थे तो 15 पैसा हितग्राही तक पहुंचता था, 85 पैसा पाइपलाइन में चट हो जाता था। नहीं, लेकिन अब तो लीकेज सुधर गए ना, अब तो लीकेज सुधर गए। मैंने कहा साहब, व्यापम 1, व्यापम 2 पार्ट सामने आ गया है। बराबर भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर सरकार पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है सरकार। व्यवस्था खराब थी। पेपर होने से पहले पेपर लीक और आंसर शीट लीक, और कार्रवाई किस पर होती है? जो लीक करने में मदद कर दे उस पर कार्रवाई होती है। ये सरकार व्यापम के भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। ये पूरे प्रदेश से छुपा रही है, और व्यापम तो पूरे विश्व में नाम कर चुका है। आपने व्यापम के नाम जरूर पलटे हैं पर काम नहीं पलटे, काम वही आदमी कर रहे हैं। आप भर्तियों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया आपने। चलिए स्वदेश जी, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं दी जी। ये कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के दलाल जो सत्ता में थे तो इस हितग्राही का 85 पैसा खा जाते थे। ये राजीव गांधी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम जाके हमारे अंदर सत्य और स्वीकार उक्ति है। हम सत्य के साथ रहे मित्र, सत्य के साथ रहेंगे। लड़े हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। आप झूठ और फरेब की राजनीति ज्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते लोगों को। आपको सत्य में आना पड़ेगा और आपको घर बैठना पड़ेगा। हमें खुद की गरीबी मिटानी है
और कांग्रेस के लोग स्वयं की गरीबी मिटाने लग गए थे। हमने ये देखा है, नारा था कांग्रेस हमने का। ये देखा मध्य प्रदेश में हमने 70 वर्ष में आपकी सरकार है, वह कार्यकर्ता जो साइकिल से चला करता था आज वो फॉर्च्यूनर बंटन कर रहा है। कहां से आया इतना धन? और आज आप कांग्रेस और भाजपा की तुलना करो तो कांग्रेस में सारे चलिए, नेता माननीय कमलनाथ जी चलिए। नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आपका सिर्फ डब्बल हो रहा है। उमा भारती जी पत्थर मारती है और आज तक मुख्यमंत्री जी उनसे बात नहीं करते। चलिए स्वदेश जी आपसे मेरा एक सवाल है, स्वदेश जी मेरा आपसे एक सवाल है, ये ₹1 में चलता है, ठीक। ये सुशासन देने का काम चलिए ठीक है राजपाल जी, ठीक है, ₹100 में बदलने का काम हमने किया। ठीक ठीक। स्वदेश शर्मा जी आपसे मेरा यही सवाल है, यदि वो एक एक व्यक्ति घर जाकर ये बता रहे हैं, अब जो ₹1 की बात राजपाल जी कर रहे हैं वो तो पुरानी बात हो गई, राजीव गांधी ऐसा खुद कहे थे, आपने कहा कि हम सच को स्वीकार करते, सरकारें आपकी थी फिर भी उन्होंने सच को स्वीकार किया। अब चीज़ें बदल गई, 1.5 साल पौने 2 साल आपको मौका मिला मध्य प्रदेश में, लेकिन अपनी योजनाओं को लेकर जाना, अपनी योजनाओं को बताना, कहीं ना कहीं यही एक लाइन बड़ी करता है भारतीय जनता पार्टी की। और आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हुए लेकिन उनको जाकर बता रहे हैं, तो आप कोई ऐसा प्रोग्राम तय कर रहे हैं कि जाकर, जैसे यदि अच्छा बताएंगे तो आप तो बुरा बताएंगे, जाहिर सी बात। देखिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का देने का काम किया, इससे लाखों लोग लाभान्वित हुए। माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो माफ किया, लोगों को इस बात का पता है। माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह विजन को लेकर के आए थे, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते थे, ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। 2007 में इनका बजट आया, उस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 10 रुपए राम वन पथ गमन के लिए दिया, 10 रुपए, मात्र 10 रुपए। माननीय कमलनाथ जी सरकार में आए तो उन्होंने उसकी कार्य योजना तैयार की। माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ का पैकेज दिया उज्जैन महाकाल के लिए। माननीय कमलनाथ जी ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। आप राम की बात करते हैं पर राम भक्तों की बात कभी नहीं करते हैं। रामनवमी सर आप दोनों राम राम करने वाले, आपने गौ माता की बात की, माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बना के तैयार कर दी। आपने हुजूर की गौशाला को लाइट का कनेक्शन भी आज तक नहीं दे पाया, फालतू पड़ी हुई है, खाली पड़ी है, वो गाय सड़कों पर मर रही हैं। स्वदेश जी अब राम राम तो आप भी करने वाले, कल रामनवमी है, आप भी बड़े बृहद स्तर पर कमलनाथ कह रहे थे, वो भी कह रहे थे। अरे हम सनातनी है, भगवान राम के अनुयायी है। अगर पूजा पाठ कर दे, चंदन लगा हुआ, अभी भी अष्टमी है, पूजा करके आया हूँ, हवन करके आया हूँ। इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्या हो रहा है? क्या भगवान राम का इन्हें पेटेंट ले लिया है? क्या इन्हें ठेका ले लिया है? क्या ये शंकराचार्य हो गए? अरे भाई संदीप जी, क्या शंकराचार्य हो गए? संदीप जी सवाल यही है, कांग्रेस के सामने यही बड़ी चुनौती हो जाती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जैसा प्लान नजर आ रहा, आपने भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पहली बार बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहा है, पहले से एक आध दिन अपने घर में रहते हैं, बाकी समय तो फील्ड में ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सक्रियता लगातार बनाए रखते हैं। यही चैलेंज है कांग्रेस के लिए कि काम यदि आपको करना है तो सड़क पर दिखाई देना होगा, क्योंकि जमीन मजबूत करना होगा। हाँ, दिग्विजय सिंह जी दिखाई देते, दिग्विजय सिंह ने कल अरुण यादव की तारीफ भी कर दी, ये भी कह दिया कि चलिए आप बाहर आए, तो सबको निकलना पड़ेगा बाहर। मनोज जी, बीजेपी और कांग्रेस की अगर जब हम तुलना करने पे जाते हैं दोनों राजनीतिक दलों में, वो पूरे समय सक्रिय रहते हैं, उनका संगठन सक्रिय रहता है। दिशा निर्देश जैसा सिसोदिया जी ने कहा कि साल भर का हमारा कैलेंडर तय होता है। कांग्रेस के पास आज वर्तमान की अगर हम बात करते हैं मनोज जी, तो मुद्दे बेहिसाब हैं। मुझे लगता है कि दशकों बाद ऐसी स्थिति आई है कि किसी विपक्षी दल के पास इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम तरह की समस्याएं हैं लोगों के सामने, लेकिन विपक्ष क्या भूमिका नहीं निभा पा रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है हर बार। क्योंकि हमें याद आता है कि जब पेट्रोल बमुश्किल से पैसे या रुपए बढ़ता था, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाता था। लोगों को लगता था जैसे वाकई में पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। आज पेट्रोल की कीमत, स्वदेश जी कह रहे हैं 120 रुपए पहुंच गई। क्या जनता उस पर आवाज उठा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि यहां विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। आपने जो दिग्विजय सिंह जी की बात कही, वरुण यादव सक्रिय हुए तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया जी, स्वागत है। ये कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, अंदर खाने की कहानी है मनोज जी। क्या कोई एक नेता सक्रिय होता है तो वरिष्ठ नेता उसे बधाई देगा? ये कौन सा चलन है राजनीति का? क्या उस नेता की सक्रियता को रोकना चाहते हैं आप? ये कांग्रेस के अंदर का जो द्वंद्व है मनोज जी, वो दिखता है। ये अगर नेता सक्रिय हो रहा तो ये पार्टी के लिए अच्छा है ना। इंडिविजुअल आप बात करके कह सकते हैं, सार्वजनिक उन चीजों को करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस जब तक इन चीजों से नहीं उभरेगी मनोज जी, आप ये मान लीजिए, अंतर्द्वंद जब तक चलता रहेगा तब तक कांग्रेस कमजोर रहेगी। ठीक है कि राजनीतिक समिति बना दी गई है जो मामलों को निपटाएगी, सब करेगी, लेकिन जमीन पर नजर कौन आएगा?
मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी का आज भी वोट बैंक है। गांव में आप चले जाइए तो कांग्रेस के समर्थक लोग आज भी हैं, आज भी लेकिन उसे ऊर्जा कौन देगा, उसे आगे कौन बढ़ाएगा? कांग्रेस के लोग जब घरों में बैठ जाते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है और वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकता है जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे से मुद्दे सामने हैं तब भी। जी स्वदेश जी, ये जो सवाल है, इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं कि यही सब चीजें हैं। मुद्दे तो बहुत है, महंगाई बढ़ रही है, सच है, सब जानते हैं। महंगाई के अलावा कई ऐसी बातें हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन सरकार कह रही है हम रोजगार देने जा रहे हैं। सरकार अपनी बात मनवा लेती, आप क्यों नहीं मनवा पा रहे? कहाँ मनवा पा रही है? 33 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में ये स्थिति हो गई है कि अब जी कह रहे हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे, हम स्किल मध्य प्रदेश बनाएंगे। एक स्किल मध्य प्रदेश के नाम पर हमने देखा है एनजीओ को हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया और एनजीओ ने खाना पूरी करके किसको रोजगार दे दिया? एनजीओ के अलावा एनजीओ भी वो है जो आरएसएस और भाजपा के लोग जुड़े हुए, उन्हें एनजीओ को दे दिया। कुल मिलाकर के ये एक भ्रष्टाचार का रास्ता और खोल दिया, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। महंगाई की बात लेकिन ये बताना तो पड़ेगा ना जनता को। अरे तो जनता ये भी तो जान रही है कि हमारे पास आया तो कुछ नहीं है, ये खबर बन गई। ये विजन वाले नेता नहीं है, ये टेलीविजन वाले नेता है। ये खबरें बनाने का, हेडलाइन बनाने का काम करते हैं। अरे साहब आना पड़ेगा सड़क, साहब सड़क पर है। अब महंगाई के विरुद्ध छोटे से कार्यकर्ता से ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक सड़कों पर है, आंदोलनरत है, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। मीडिया कुछ दिखा पा रही है, कुछ नहीं दिखा पा रही है, कई मीडिया हाउस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम निरंतर सड़क पर हैं और काम कर रहे हैं। हम यहाँ भी बैठे हैं तो लगातार आवाजें उठा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे तो हम न्यू मार्केट में हो रहे आंदोलन में शामिल होंगे। कुल मिलाकर के कल ही पीसी शर्मा जी ने राजधानी में बड़ा आंदोलन खड़ा किया। कुल मिलाकर के कैसे नेता बेचारे जो हमेशा सबसे ज्यादा, किस जिले की बात करें आप, उस जिले की बात बताएं। पूरी तरह सड़कों पर है कांग्रेस और मुद्दों को लगातार उठा रही है, लेकिन सरकार के उसमें जू तक नहीं देख रहा है। सरकार सदन पे और सड़क पे आवाज को दबाने की कोशिश करती है, संविधान को ठुकराने की कोशिश करती है, संविधान को कुचलने की कोशिश करती है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अब बताइए विपक्ष नहीं होगा? इदारों को मैं नकारने का काम करता हूँ। कहीं भी कोई हमारी कोई दमनकारी नीति नहीं है। हमने कोई किसी प्रकार के आंदोलन को नहीं दबाया है। आप आइए आंदोलन करिए, पर आपके नाम पे लोग ही नहीं आते। अरे साहब सदन में चर्चा से भाग जाते हो आप। जो नियत दिन आपने विधानसभा सत्र के रखे थे उनके पहले आपने समापन की घोषणा कर दी। आप बताइए कहाँ चर्चा से नहीं भागते हो? माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बात कर लो तो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, जी, क्योंकि कोई सवाल ऐसा ना आ जाए जिसका जवाब उनके पास नहीं। आप बताइए आपका सबसे बड़ा नेता इस समय कौन है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए? कांग्रेस या अन्य प्रधानमंत्री लगातार पत्रकारों के साथ चर्चा की, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, आप कर पाए क्या? ठीक, तो ये कहा जा रही है। चलिए सर, लगे रहिए, दोनों लगे रहिए। वो अपना काम करें, आप अपना काम करिए। यही खूबसूरती है प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की। विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार काम करेगी, सरकार काम करेगी तो विपक्ष भी देखेगा और जनता भी समझेगी कौन काम कितना कर रहा है। पर यह जरूर है, जैसा संदीप जी भी कह रहे थे, 2023 में जनता को समझना भी पड़ेगा कि विपक्ष कहाँ है और सरकार कहाँ है, यानी दोनों को देखने वाली, और इस बात को दोनों दल भी समझ रहे हैं। स्वदेश जी आपका और राजपाल जी आपका, संदीप जी आपका, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव बहुत अलग होगा, इसकी तस्वीरें बार बार सामने आती है क्योंकि दोनों ही दल सक्रिय है। और सक्रियता के मायने इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभ मिला लाभार्थियों को, उनको बढ़ाने में सफल रही और जातिगत राजनीति से उठकर दूसरी तरफ काम दिखाई दिया। तो क्या उसी लाइन पर बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है? लेकिन कांग्रेस के पास इसका काट क्या होगा? पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।